हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम लोग करेंगे अरिथमेटिक क्वेश्चंस जो हमसे एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 में पूछे गए थे। तो आज का ये सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है बिकॉज आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसने क्या बोला है कि ए स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन क्लोथिंग। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको जस्ट क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। सैलरी हमारी 100% होती है हमेशा, पूरी सैलरी की बात करें तो इस सैलरी में से 30% उसने किस पे खर्च दी है, क्लोथिंग पे। 40% ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा ये इसने स्पेंड किया हाउस रेंट पे। 40% ऑफ द रिमेनिंग, अगर 100 में से 30 यूज हो गया, बचा कितना, 70। 70 का 40% उसने किस पे खर्चा, क्लोथिंग पे। तो 70 का 40% कितना हो जाएगा, 28%। 7 4 आर 28 एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स हिज रिमेनिंग मंथली सैलरी अमंग हिज 2 डॉटर्स एंड अ सन। 70 में से 28 यूज हो गया, कितना बचेगा, 42%। 70 में से 28 यूज हो गया, 42% बचा और ये उसने अपनी 2 डॉटर्स और एक सन के बीच में बांट दिया। ये उसकी 2 डॉटर्स हैं, ये उसका एक सन है। किस रेशो में बांटा, 5:4। हमें क्या बताना है, इफ द डिफरेंस ऑफ एज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग एंड द मंथली अमाउंट गिवन टू हिज सन इज 24,000। सबसे पहले तो इस 42% को रेशो में बांट लो। रेशो का टोटल कितना हुआ, 14। तो 42 डिवाइडेड बाय 14 कितना आ जाएगा आपके पास, 3। एक की वैल्यू 3 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 15। 5 की कितनी हो जाएगी, 15 और 4 की कितनी हो जाएगी, 12। क्लियर। अब उसने बोला है जो उसने किस पे खर्चे, क्लोथिंग पे खर्चे, और जो उसने अपने सन को दिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 24,000। इससे देखे तो 16% किसके बराबर आ गया, 24,000 के। हमें बताना क्या है, ए का एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। हमें ये बताना है कि उसका हाउस रेंट पे एनुअल एक्सपेंडिचर कितना होगा। 16% की वैल्यू 24,000 है तो 30% की कितनी हो जाएगी, 24,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 30। करेक्ट। तो ये कितना आ गया, 15, कितना आ जाएगा, 16 1 आर 16 और ये 1500 आ गया। दैट मीन्स 45,000 रुपीज आपकी मंथली। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे मंथली सैलरी दी थी, ईयरली नहीं दी। और उसने पूछा क्या है, एनुअल एक्सपेंडिचर मतलब ईयरली। अगर एक मंथ का 45,000 एक्सपेंडिचर है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5,40,000 रुपए। कितना हो गया, 5,40,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। सिंपल फ्लो चार्ट बनाओगे, बनाते जाओगे सब इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली बात है ही नहीं। आगे देखते हैं। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज। 33 दिन में ए एक काम को पूरा कर देता है। सी इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन ए। सी ए से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। अगर हम बोलते 3 गुना एफिशिएंट है उसका मतलब अलग होता। अब हम बोल रहे हैं 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है तो इसका मतलब अलग होगा। कैसे, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो सी की कितनी होगी, 4। 4 कैसे, 1 का 3 टाइम्स करो 3 और 1 में ऐड कर दो क्योंकि 3 गुना ज्यादा है। समझ में आ रही है, 3 गुना ज्यादा है। अगर ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी तो इसका 3 गुना करो 6, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि 3 गुना ज्यादा है। क्लियर। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ए की एफिशिएंसी हम लोग, ये टोटल वर्क तो निकाल लें यहां से पहले, और यहाँ पे एफिशिएंसी, अगर ए की एफिशिएंसी हमारी 1 है तो सी की 4 हो जाएगी। रेशो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी टू सी इज 3:2। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3:2। तो यहाँ पे हम लोग बी की लिख लेते हैं और बी और सी की कितनी थी, 3:2। क्लियर, समझ में आ गई। अब ये 2 4 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा, 6। मैं दोबारा करके बताती हूँ। जब भी 3 का रेशो निकालना होता है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे 2,
इसको इससे 8, इसको इससे 12, अब 2 से काट दो, 1:4:6 आ गया। तो ए, सी और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1, 4 और 6। यही आई है आपके पास। उसने पूछा है अगर तीनों इकट्ठे काम करना शुरू करेंगे तो बताओ कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ए जो है 33 दिन में काम पूरा करता है और उसकी एफिशिएंसी है 1। टोटल वर्क किसके बराबर होता है? डेज इंटू एफिशिएंसी, है ना। डेज कितने हैं? 1, एफिशिएंसी कितनी है? 33। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 33। 33 चॉकलेट बनानी है, समझ में आ गया? 33 चॉकलेट बनानी है। एक दिन में ए 1 बनाता है, बी 6 बनाता है और सी 4 बनाता है। तो तीनों एक दिन में कितना बना लेंगे? तीनों एक दिन में कितना बना लेंगे? 11 चॉकलेट्स। उन एक दिन में वो कितनी चॉकलेट्स बनाते हैं? 11 चॉकलेट्स वो एक दिन में बनाते हैं। तो 33 चॉकलेट कितने दिन में बना लेंगे? 3 दिन में बना लेंगे। तो 3 days इज योर आंसर। वेरी सिंपल। वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बेसिक की क्लास में सीखा था वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी। आगे देखते हैं। ए, बी और सी किसी पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज 3 times ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। सबसे पहले तो ये समझना, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाए ना, आपको इन्वेस्टमेंट लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? टाइम पीरियड से, और आपके पास निकल के क्या आ जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए, बी और सी का लिखेंगे। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज 3 times दैट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। ए की अगर 1 रुपया इन्वेस्टेड था तो बी का कितना होगा? 3 रुपए। ठीक है। रेशो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी टू बी इज 1:2। अगर सी ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो बी कितने करेगा? 2। यही बोला है। हम तीनों का रेशो इकट्ठा निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ए रेशो बी हमें पता है 1:3 और सी रेशो बी हमें पता है कितना? 1:2। क्लियर? इसको इससे करो 2, इसको इससे करो 6, इसको इससे करो 3, तो दोनों का रेशो कितना आ गया? 2:6:3। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको x की टर्म्स में लिखेंगे तो इसने 2x इन्वेस्ट किया, इसने 6x इन्वेस्ट किया, इसने 3x इन्वेस्ट किया। क्लियर? 11 महीने के बाद तीनों ने y रुपीज निकाल लिए, मतलब 11 महीने तक तो इनके पास 2x रुपीज इन्वेस्टेड थे। 11 महीने तक तो इनके पास 2x रुपीज इन्वेस्टेड थे ना, इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड कर दिया। अब बचे हुए 1 महीने के लिए उन्होंने 2x में से y निकाल लिया, इसने 6x में से y निकाल लिया और इसने 3x में से y निकाल लिया। 11 महीने इतनी इन्वेस्टमेंट थी, 1 महीना इतनी इन्वेस्टमेंट थी, और C का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है टोटल प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में वो 35:129 है। तो हमें बताना है A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा। ठीक है, C का तो उसने बता दिया 35/129 है, ये C का प्रॉफिट है और ये टोटल प्रॉफिट है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 22x प्लस 2x माइनस वाई, ये बन जाएगा 66x प्लस 6x माइनस वाई, और ये बन जाएगा 33x प्लस 3x माइनस वाई। क्लियर? ये कितना बन गया? 24x माइनस वाई, 72x माइनस वाई, और ये 36x माइनस वाई। अब उसने बोला C का टोटल प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में इतना रेशो है, तो C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे आएगा? C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 35/129 के बराबर है। C का बोलो तो कितना है? 36x माइनस वाई, और टोटल कितना, इन तीनों का टोटल लगा लो, ये 24 और 72 और 36 कितना हो जाएगा? 24 और 36 हो गया 60, और ये कितना हो जाएगा? 132, 3y, 3 बार y है, इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 129। क्लियर? यहां से 3 कॉमन निकाल सकते हो, 3 कॉमन निकालोगे तो कितना बन जाएगा? 36x माइनस वाई डिवाइडेड बाय, ये 3 कॉमन निकाला, 44x माइनस वाई
इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन निकाला 43। 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 36x इंटू 43 माइनस 43y किसके बराबर आ जाएगा? 35 इंटू 44x माइनस 35y। अब यहाँ पे क्योंकि स्पेस का इशू है तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 36 इंटू 43, 36 इंटू 43 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 18 1 कैरी 10 और 24 कितना हो जाएगा? 34 3 और ये कितना हो जाएगा? 12 और 3 15 1548 हो गया माइनस 43y किसके बराबर आ जाएगा? 35 इंटू 44, 35 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 1400। 35 इंटू 40 1400, 1400 और 140 कितना हो जाएगा? 1540 माइनस 35y। क्लियर? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा? 8x किसके बराबर आ जाएगा? 8y के, दैट मीन्स x इक्वल्स टू y। अब हमें रेशो किसका निकालना है? a टू b का। x की जगह पे y रख दो या y की जगह पे x रख दो। मैं y की जगह पे x रख दूंगी तो ये कितना हो जाएगा? 24x माइनस x और ये कितना हो जाएगा? 72x माइनस x। कितना आ जाएगा? 23 रेशो 71 आ गया। ये 23x बन जाएगा, 71x बन जाएगा। दोनों का रेशो निकालोगे 23 रेशो 71। क्लियर? आगे चलते हैं। रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ a टू दैट ऑफ b इज 2:5। a और b का रेशो कितना है? 2:5। प्रेजेंट एज ऑफ b टू c कितनी है? 25 रेशो 18 और c टू d कितनी है? 12 रेशो 13। ऐसा कुछ है। इफ d इज 11 ईयर्स यंगर देन b, d जो है b से 11 साल छोटा है तो हमें a की एज बतानी है। क्लियर? देखो, अगर आपको कभी भी ये चीज 5 के मल्टीपल में मिल जाए ना तो आप छोटे डिजिट को बड़े डिजिट बना दो। कैसे बनाओगे? 5 को 25 बनाना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से करोगे। तो इसको भी 5 से कर दो तो आपके पास a रेशो b रेशो c तो आ गया 10 रेशो 25 रेशो 18। क्लियर? इतना आ गया। और अब इसका देखना अपने को, इसको 18, ये 18 है, ये 12 है, तो दोनों को कॉमन ऐसा एक नंबर देखना है जिससे दोनों के दोनों डिवाइड हो जाए। तो ये दोनों के दोनों किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 36 से हो जाएंगे। 18 को 36 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये रेशो कितना बन जाएगा? 20 रेशो 50 रेशो 36 रेशो 39। क्लियर? क्योंकि ये तो सेम हो गए ना दोनों। अब उसने बोला है डी बी से 11 साल छोटा है, इधर बी 50 है, इधर डी 39 है, दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 11 का। अगर मैं रेशो की बात करूं तो उसको हमने नंबर बनाया तो उसको हम x लिख सकते हैं। तो 11x बराबर 11 आ गया, मतलब x बराबर 1 आ गया। क्लियर है? x बराबर अगर 1 आया, a की वैल्यू बतानी है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो a की जो एज है वो कितनी है? 20 ईयर्स। सिर्फ रेशो से काम लेना था और कुछ नहीं किया, आपके सामने है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल साइड्स। एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 25। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 25 मीटर्स। If the base of the right angle triangle is angled at the smallest side, then find the smallest side. उसने बोला है कि ये जो एंगल है ये स्मॉलेस्ट साइड पर एंगल्ड है, तो हमें स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ बतानी है। ठीक है? क्लियर है? इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं, क्योंकि दोनों, उसने ये नहीं बोला कि आइसोसिलस ट्राइंगल है। आइसोसिलस होता तो ये दोनों साइड सेम होती, बट ऐसा उसने कुछ नहीं बोला, तो हम लोग दोनों को अलग ही मानेंगे। अगर मैं पेरीमीटर से देखूं
तो पेरीमीटर उसने बोला था 60 मीटर है, और इधर हमने बोला सम ऑफ ऑल साइड्स है, तो इसकी ऑल साइड्स कितनी होगी 25 मीटर प्लस x मीटर प्लस y मीटर। तो x प्लस y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है यहाँ से 35 मीटर आ गई। क्लियर है, समझ में आ गई? ओके। अगर मैं यहाँ से देखूं, देखो आपको ना x और y दोनों की वैल्यू नहीं पता, मतलब आपको यहाँ पे दो इक्वेशन डेफिनेटली चाहिए होंगी, है ना। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, जिस तरीके से आपको बहुत अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेना। क्लियर? एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई, एक हम लोग यहां से बना सकते हैं। हमेशा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही कहती है। ओके, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x के स्क्वायर के प्लस y के स्क्वायर के। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 625 के। ये हमारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। क्लियर? तो पहली और दूसरी इक्वेशन को आपको इक्वल बनाना है, तो आप इसको पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर सकते हो, कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर हो जाएगा 1225 के हो जाएगा। 35 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 3 4 जा 12 बन गया। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 2xy बराबर 600। xy किसके बराबर आ गया 300 के। ठीक है, अब यहां से जो चीजें हैं वो अलग होनी शुरू हो सकती हैं। पहला तरीका ये है कि आप x की वैल्यू लिख दो 300 बटा y, या फिर y की वैल्यू लिख दो 300 बटा x। ठीक है, इन दोनों में से किसी ना किसी एक वैल्यू को इसके अंदर डालोगे, आपका आंसर बन जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप लिखते हो 300 बटा y प्लस वाई इक्वल्स टू 35, तो यहां से एक ही वेरिएबल है, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि x और y दो चाहिए, ठीक है, x और y दो चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए 300। लॉजिकल बात करूंगी, और दोनों में से कोई एक छोटा है एक बड़ा है। तो अगर आपको डिजिट्स को 300 बनाना है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को 300 बनाना है, तो आपके पास कौन कौन सी मेजर डिजिट्स यूज हो सकती हैं 10 इंटू 3, 10 इंटू 30, ठीक है, 15 इंटू 20, और कौन सी यूज होगी यहाँ पे 300 बनाने के लिए, मतलब 2 डिजिट नंबर पूछ रही हूँ, उसका भी लॉजिक बताऊंगी 2 डिजिट मैंने क्यों पूछा। 60 इंटू 5 होता है, 50 इंटू 6 होता है, कोई बात नहीं। 25 से जाएगा तो 25 इंटू कितना बन जाएगा ये 1, 25 इंटू 12 भी होता है 300। इस तरीके से आप नंबर्स बना सकते हो। अब ये x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 900, 625 के बराबर नहीं है, गलत हो गया। इसका स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर 400, 625 के बराबर है, मतलब आपका आंसर बन गया 15 और 20। एक साइड 15 है, एक साइड 20 है, तो दोनों में से छोटी कौन सी है 15। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर बन जाएगा। तो एक तरीके से आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, और एक तरीके से आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, जिसमें आप लोग वैल्यूज को क्या कर सकते हो सब्स्टिट्यूट। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। एक शॉपकीपर है, 2 आर्टिकल्स बेचता है M और N। आर्टिकल को मार्क करता है M को 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, और हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं M और N, तो ऐसे लिख लेते हैं। उसने बोला कि इसका जो मार्क्ड प्राइस है ना M का, वो 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है 100x। तो 100x से 20% ज्यादा, मतलब मार्क्ड प्राइस कितना बन गया 120%, एंड ही गेव 5% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का आ गया 5% का। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल N इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल M। N का जो कॉस्ट प्राइस है M के कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 100 से 20% ज्यादा कितना हो जाएगा 120, और x आएगा क्योंकि उसने M से कंपेयर करने को बोला है। इफ द शॉपकीपर सोल्ड M एट 285, M का सेलिंग प्राइस कितना है 285, तो हमें बताना है, एंड N एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, N का प्रॉफिट परसेंट कितना है 15% है। हमें क्या बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ N, हमें बताना है N का सेलिंग प्राइस कितना है। क्लियर? एक चीज आपको जरूर पता होगी कि जब भी हम लोग मार्क्ड प्राइस पे
डिस्काउंट अप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। टैग के ऊपर फ्लैट 20-50% ऑफ कर दोगे तो उतने में खरीद लाओगे ना। मार्क प्राइस कितना था एम का, 120x, उस पे उसने 5% की छूट दे दी, 5% की छूट दे दी, मतलब 100 में से 5 घटा दिए, सेलिंग प्राइस कितना आया 285। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 120x इंटू 95% किसके बराबर हो जाएगा, 285 के। क्लियर, ये 3 से चला जाएगा, ये 40 से चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। हमें n की निकालनी है तो m को छोड़ दो, x की वैल्यू 5/2 आई तो n का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, 300 रुपये हो गया। और हमें पता है सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है 300, प्रॉफिट कितना है 15%। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन किस पे है तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे ये कॉस्ट प्राइस पे है। अगर गिवन हो सेलिंग प्राइस पे फिर सेलिंग प्राइस पे मानेंगे, गिवन नहीं हो, कुछ भी नहीं गिवन हो तो कॉस्ट प्राइस पे। 300 का 15% कितना हो जाएगा, 15 3 जार 45, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ₹345। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। When 2 cards are drawn randomly from a pack of cards, then probability of getting at most 1 ace card is, हमें ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब हमें क्या चाहिए कि हमारे पास एट मोस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ए कार्ड होना चाहिए और एक कार्ड से नीचे भी हो सकते हैं, मतलब 0 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 1 होना चाहिए, मिनिमम 0, दोनों केसेस हो सकते हैं। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, एक पैक में हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास अगर मैं बात करूं एस की, मतलब इक्के की बात करूं तो हमारे पास इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर, 4 इक्के होते हैं। अब हमारे पास केस यहाँ पे 2 बनेंगे, या तो मैक्सिमम 1 हो या फिर 0 हो। हमने वर्ड क्या यूज किया, या तो 1 हो या फिर 0 हो, है ना। जब ये या वर्ड आ जाएगा ना तो प्लस होगा। अगर हम बोलेंगे ना 1 भी हो और 2 भी हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप प्रोबेबिलिटी में हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, अगर हम लोग या वर्ड यूज करेंगे 2 केसेस बनाएंगे कि, और 2 केसेस में से कोई भी केस हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास केसेस नहीं बन रहे हैं, हमारे पास डेफिनेट आंसर है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें केसेस बन रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस। देखो पहला केस है कि सिर्फ एक इक्का होना चाहिए। इक्के टोटल कितने होते हैं, 4, उसमें से निकाला कितना, 1। साथ ही साथ हमारे पास पैक ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 में से 4 निकल गए, बचे कितने, 48 में से भी 1 निकाल लेंगे। इक्के अलग कर दो, बाकी अलग कर दो, दोनों में से एक एक कार्ड निकला, 2 कार्ड हमारे पास निकल गए। प्लस किया कि हमारे पास इक्का 1 भी नहीं होना चाहिए, इक्के को निकाल दो, रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं 48, इसमें से 2 चुन लो, और टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं 52, उसमें से कितने चुने, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बोले गए हैं। किसी के आगे भी C1 लग जाए तो C1 को इग्नोर कर दिया करो, C1 को इग्नोर करना है। ठीक है, 4 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, प्लस 48 C2 कैसे लिखेंगे, 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 2, 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, 48 इंटू 4 कितना होता है, 192, यही होता है। प्लस ये कितना हो जाएगा 24, तो 24 इंटू 47, 8 2 16, और 16 कितना हो जाएगा 32 3, और ये कितना हो जाएगा 1128 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 51, पहले 26 इंटू 50 कर दो 3600, फिर 26 इंटू 1 कर दो, सॉरी 1300, 3600 बोल गई ना मैं। ये कितना आ जाएगा 1326, टोटल करोगे कितना आ जाएगा, ये 12 और एक 1 कैरी
31320 डिवाइडेड बाय 1326। क्लियर? काट देते हैं इसको। किससे कट सकता है? 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 6 से कट जाएगा, ये कितना आएगा? 6 2 जार 12, 2 जार 12 0, 6 2 जार 12, 2 जार 12 1, 220/21 आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष ने इन्वेस्ट की 75,000 एक स्कीम में जिसमें उसको 8% पर एनम पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। और उसने 50,000 रुपए किसी और स्कीम में इन्वेस्ट किए 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए 12% पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अगर डिफरेंस सेकेंड ईयर के CI और SI का इतना है तो हमें R की वैल्यू बतानी है। क्लियर? यहां पे देखो, उसने बोला सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं ना तो हर एक ईयर में क्या रहता है? सेम रहता है। तो चाहे मैं 1 साल की बात करूं, चाहे मैं दूसरे साल की बात करूं, चाहे मैं तीसरे साल की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा। तो हमें सेकेंड ईयर का निकालना है, मतलब हमें एक ही साल दिया है ना। अगर वो बोलता ना फॉर 2 ईयर्स तो फिर हम लोग 2 लेते, बट यहाँ पे उसने एक ही साल बोला तो एक ही लेंगे टाइम की जगह पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 75,000 इंटू R% इंटू 1। क्यों? क्योंकि एक ही साल का बोला है। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है? कंपाउंड मतलब एडिशन होता है। पहले साल पे 50,000 पे 12% लगा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कितना लग गया होगा? 6,000। दूसरे साल में ये दोनों चीजें जुड़ेंगी और इस पे 12% इंटरेस्ट लगा होगा। कंपाउंड ऐसे ही होता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिला के फिर अगले टाइम पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो 56 इंटू 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 560 और ये कितना हो जाएगा? 2, मतलब 1020 नहीं 1120। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ चुका है? कितना आ जाएगा? 6720 आ जाएगा। तो 6720 हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकल आया है। कितना निकला? 6720। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है? 2220। 6720 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं पता, डिफरेंस हमें पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? 6720 माइनस 2220 कितना आ जाएगा? 4500। 4500 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 4500 रख दो, बाकी इक्वेशन एज इट इज चलने दो। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? 75 और 450, दैट मीन्स 25 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 3। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कितना परसेंट आ गया? 6%। ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ट्रेन Y जो है ट्रेन X को सेम डायरेक्शन में भागते हुए 120 सेकेंड में क्रॉस करती है। सेम डायरेक्शन मतलब माइनस, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं और टाइम की बात करूं और स्पीड की बात करूं तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम। यहां पे अगर 2 ट्रेन इकट्ठी चल रही हैं तो डिस्टेंस क्या होगा? दोनों की लेंथ होगी। किया था हमने बेसिक वाली क्लास में। स्पीड क्या होगी? सेम डायरेक्शन में माइनस होगी, स्पीड ऑफ y माइनस स्पीड ऑफ x, और टाइम कितना है? 120 सेकेंड। क्लियर? ट्रेन Y क्रॉसेस ट्रेन X इन 40/3 seconds while running opposite direction। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस। एक केस तो ये था, दूसरा केस क्या है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ y प्लस लेंथ ऑफ x, चाहे डायरेक्शन पॉजिटिव हो, चाहे डायरेक्शन ऑपोजिट हो, चाहे डायरेक्शन सेम हो, डिस्टेंस हमेशा दोनों का एडिशन ही होता है। स्पीड इसमें प्लस हो जाएगी, स्पीड ऑफ y प्लस स्पीड ऑफ x, और टाइम कितना हो जाएगा? 40/3
सेकेंड्स। अगर ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भाग रही है तो ट्रेन वाई की स्पीड बतानी है। यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और हमें बताना भी किलोमीटर पर आवर में है, मतलब डेफिनेटली हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, है ना, कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा। सेकंड्स का करेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बेटर है कि पहले आप स्पीड को ही कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ वाई माइनस 120, ये भी मानो कि किलोमीटर पर आवर में है, ये भी मानो कि किलोमीटर पर आवर में है, दोनों किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में डिवाइड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, इनटू टाइम हो गया। यहाँ पे भी सेम रहने दो, ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, कन्वर्जन के लिए 5/18 इंटू 40/3, ये चीज दोनों की सेम है तो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे की इक्वल आ जाएंगी। दैट मीन्स SY माइनस 120, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं 5/18 इंटू, ये S है 5 नहीं है, ठीक है, इंटू 120 इक्वल्स टू SY प्लस 120 इंटू 5/18 इंटू 40/3, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कैंसिल, 40 और 120 किस पे जाएगा, 3 पे, ये 3 को ले जाओ इधर, कितना हो जाएगा 9, SY माइनस 120 इक्वल्स टू SY प्लस 120 हो गया, तो ये हो जाएगा 9 स्पीड ऑफ y, SY नहीं लिख रही, माइनस 1080 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ x प्लस 120। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ, इसको x ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों का हमें ये सेम है ना, तो दोनों को x लिख देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे 8x किसके बराबर आ जाएगा, 1200 के, x किसके बराबर आ जाएगा 150 के, तो ट्रेन y की स्पीड कितनी हो गई 150 किलोमीटर पर आवर। अब आप तो बोलोगे मैम आपने तो कन्वर्जन किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था कि आप इसको भी किलोमीटर पर आवर में रहने दो, इसको भी किलोमीटर पर आवर में रहने दो और पूरे के बाद में ब्रैकेट लगाना, जो x हमने लिया ना वो किलोमीटर पर आवर में ही था। अगर उसने बोला होता ना कि मीटर पर सेकंड में निकालो, फिर हम लोग इसको ऐसे नहीं लेते, फिर हम लोग इसको भी अलग लेते, इसको भी अलग लेते, दोनों का कन्वर्जन अलग करते हैं, क्लियर, समझ में आ गई। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, यही आए थे क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड स्टे हैप्पी।